बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 9 की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसके दो पार्ट्स होते हैं। ए पार्ट में स्टेटमेंट वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जबकि बी पार्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं। तो एग्जाम्पल्स जो हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो लिहाजा इनको अच्छे से तैयार करना चाहिए, समझना चाहिए और इनकी भी न्यूमेरिकल्स की तरह अच्छे से प्रैक्टिस करके पेपर में जाना चाहिए, ताकि अगर न्यूमेरिकल्स के बजाय एग्जाम्पल्स आ जाएं तो वो भी आपको आती हों और आप अपने पेपर के अंदर कंप्लीट मार्क्स ले सकें। तो आइए हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें, ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो पहली एग्जांपल है ना, जो फर्स्ट एग्जांपल है, वो एक डायग्राम वाली है और डायग्राम वाली जो स्टेटमेंट वाली एग्जांपल होती है वो पेपर के अंदर नहीं आती, इसलिए हम पहली एग्जांपल को स्किप कर रहे हैं। एक तो वो काफ़ी लेंथी है और दूसरा, अगर वो पेपर के अंदर वो एग्जांपल देगा तो पेपर के अंदर उसको साथ डायग्राम भी बनानी पड़ेगी और इस तरह का जो एग्जांपल है या जो इस तरह का न्यूमेरिकल्स है वो पेपर के अंदर नहीं आता। तो आइए अब हम एग्जांपल नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, तो इसको समझिएगा। कहता है कि टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 16 माइक्रोकूलम एंड Q2 4 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एज शोन इन फिगर। अच्छा, इसकी भी डायग्राम है, लेकिन ये डायग्राम के बगैर भी पेपर में आ सकता है, मसला नहीं है, और ये है भी छोटा सा, तो इसको ज़रूर करना चाहिए। तो उसने हमें पहले सेंटेंस के अंदर ये बताया कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, ये देखें, पहला पॉइंट क्या है, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। एक का नाम Q1 है जो कि 16 माइक्रोकॉलम है और दूसरे का नाम हम Q2 रखेंगे, 4 माइक्रोकॉलम है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासला है वो 3 मीटर है। तो अब इसकी डायग्राम भी आपकी बुक में बनी हुई है, इसे भी हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए, हमारे पास ये एक चार्ज है जिसको मैंने Q1 का नाम दिया है। चूँकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो लिहाजा ये चार्ज Q1 है और ये हमारे पास चार्ज Q2 है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है चूँकि Q1 16 माइक्रोकॉलम का है, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा बनाया है चूँकि ये 4 माइक्रोकॉलम का है। और Q1 और Q2 ये जो दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 3 मीटर है। तो ये हमें उसने इसकी पहले सेंटेंस के अंदर बताया, दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें तीन चीज़ें दी गई हैं, गिवन डाटा की हेडिंग देते हैं। फर्स्ट चार्ज, इसको हम Q1 के साथ शो करेंगे और आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू है 16 माइक्रोकॉलम, तो 16.0 लिख लें या 16 ही लिख लें, कोई मसला नहीं है, 16 माइक्रोकॉलम। अब आप जानते हैं कि चार्ज का SI यूनिट कॉलम होता है और माइक्रो जो है उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, यानी माइक्रो की वैल्यू हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है ना, उसके अंदर प्रीफिक्सेस वाला टेबल बना हुआ है, जहाँ पर आपने प्रीफिक्सेस पढ़े हैं उनको अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि प्रीफिक्सेस आपको MCQs के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। जिस तरह सेंटी 10 की पावर -2 है, इसके बाद मिली 10 की पावर -3 है और माइक्रो ये 10 की पावर -6 होता है। तो माइक्रो की जगह पे आप लगा सकते हैं 10 की पावर -6, यानी ये माइक्रो की वैल्यू है कॉलम। और दूसरा चार्ज जो है ये सेकंड चार्ज है जिसको हम Q2 का नाम देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ Q2 इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास है 4 माइक्रो कॉलम, तो 4 और यहाँ पर माइक्रो कॉलम। अब यहाँ पर भी हम माइक्रो की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, माइक्रो 10 की पावर -6 होता है, साथ कॉलम लगा लें। और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसने हमें 3 मीटर दिया है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको शो करते हैं R से। ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R के साथ शो किया जाता है और ये हमारे पास है 3 मीटर। तो पहले सेंटेंस में हमें तीन वैल्यूज़ दी थी, तीनों वैल्यूज़ को हमने लिख लिया। अब वो कहता है फाइंड द स्पॉट, यानी आपने वो स्पॉट, वो पॉइंट फाइंड करना है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ये दो चार्जेस के दरमियान जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट फाइंड करना है। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस हों, सिमिलर चार्जेस हो, तो उनके दरमियान में हमारे पास ऐसा रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है और उस रीजन को हम न्यूट्रल जोन कहते हैं।
तो यहाँ पर चूंकि ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अगर दो सिमिलर चार्जेस हों तो उनके दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो वो हमने पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो। तो देखें ये दो चार्जेस हैं, इनके बिल्कुल दरमियान में हम पॉइंट नहीं लेंगे, चूँकि ये बड़ा चार्ज है ये छोटा चार्ज है, तो बड़े चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी कम है। तो ये तकरीबन जो छोटा चार्ज है ना उसकी तरफ आपने पॉइंट लेना है। तो ये जो पॉइंट है ना इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट है ये इस चार्ज से कितनी दूर है या इस चार्ज से कितनी दूर है, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये जो पॉइंट है इसी को फाइंड करना है कि इसका डिस्टेंस क्या है। तो टू फाइंड लिखते हैं, ज़ीरो फील्ड लोकेशन। अब मैंने क्या किया है कि इसको पॉइंट P का नाम दे लिया और इसका जो डिस्टेंस है ना Q2 से वो मैंने लेट कर लिया D है, ठीक है, D को लेट कर लिया। तो बेसिकली हमने ये D ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसके सामने मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। स्टूडेंट्स आप एक दफ़ा फिर डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लीजिए। दो चार्जेस हैं, ये Q1 ये Q2, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 3 मीटर है और इन दोनों चार्जेस के दरमियान वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो, यानी वो जो पॉइंट है वो इस चार्ज से या इस चार्ज से, दोनों में से किसी एक चार्ज से कितने फासले पर होगा। तो वो डिस्टेंस को हमने D लेट कर लिया। लेट करें ये वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ये हमने लेट किया है। तो इसकी जो लोकेशन है वो क्या होगी, यानी ये कितनी दूरी पर होगा, कितने डिस्टेंस पर होगा, ये हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग मैंने दे ली है, द फील्ड विल बी ज़ीरो एट पॉइंट P। इस पॉइंट के ऊपर फील्ड जो है वो ज़ीरो होगी अगर, यहाँ पर कंडीशन है कि अगर E1 और E2 जो है इस पॉइंट पर इक्वल हो जाए। ज़ाहिर बात है अगर इस पॉइंट पर दोनों, इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E1 का नाम देंगे, सेकंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 का नाम देंगे, दोनों इक्वल होंगी और अपोजिट होने की वजह से यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ जाएगी। इट मीन्स दैट ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल कर रही है और यहाँ पर न्यूट्रल जोन बन रहा है। तो अब E1 इज इक्वल टू E2 आपने रख लेना है। इसके बाद आपने इसकी मैथ बड़ी ध्यान के साथ समझनी है। देखें मैं यहाँ पर रफ काम करता हूँ। E का फॉर्मूला क्या होता है, E का फॉर्मूला होता है KQ ओवर डिस्टेंस का स्केयर, ठीक है, R का स्केयर, R से मुराद जो डिस्टेंस है। अब हमने E1 की जगह पे भी ये फार्मूला लगाना है, E2 की जगह पे भी यही फार्मूला लगाना है। तो E1 होगा K आएगा, चूँकि E1 है तो Q1 लेना पड़ेगा। इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, ओवर इस चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट से, यानी इस चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट से, चूँकि E1 है तो डिस्टेंस भी हमारे पास Q1 का लेना है। तो देखें ये जो चार्ज है इसका पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा ये आपने बताना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पॉइंट से हमने डिस्टेंस लेना है इस चार्ज का। तो चूँकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 3 मीटर है और ये इतना डिस्टेंस D है, तो अगर मैं 3 में से इस D को माइनस कर दूँ तो ये वाला आ जाएगा। यानी इसमें से अगर हम ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है 3 मीटर दोनों चार्जेस के दरमियान, इसमें से अगर हम ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो फिर ये वाला आएगा, यानी ये डिस्टेंस होगा 3 माइनस D। तो यहाँ पर आएगा मतलब डिस्टेंस का स्केयर। तो चार्ज Q1 का पॉइंट P से डिस्टेंस क्या है, 3 माइनस D। तो ये आएगा 3 माइनस D का स्केयर। और यहाँ पर आप देख लें 3 माइनस D का जो है मैंने स्केयर लगा दिया, इज इक्वल टू E2। फॉर्मूला क्या है, KQ ओवर उस चार्ज का डिस्टेंस का स्केयर। तो K लगा दिया। अब चूंकि E2 जो है वो चार्ज 2 की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब Q2 के डिस्टेंस का स्केयर, Q2 का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ये Q2 का इस पॉइंट से डिस्टेंस है, वो तो सिंपल D है। तो यहाँ पर D का स्केयर ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा सिंपल था, KQ और उस Q का, उस चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस का स्केयर। तो यहाँ पर इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस ये है तो इसका स्केयर लेना है, और Q2 का जो पॉइंट P से डिस्टेंस है वो D है तो इस तरफ इसका स्केयर लेना है। चार्ज Q1 और Q2 लगाना है। तो अब इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। इस K के साथ ये K कैंसिल हो जाएगा। बाकी स्टेप्स जो है मैं इस तरफ करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आपने इसको नीचे ही लेकर जाना है। उस तरफ हमारे पास आएगा Q1 ओवर 3 माइनस D का स्केयर इज इक्वल टू, इस तरफ आएगा Q2 ओवर D का स्केयर, ठीक है। अब हम यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़, तो यहाँ पर हम Q1 की वैल्यू पुट करते हैं। Q1 की वैल्यू है 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6। तो लिखते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 ओवर 3 माइनस D, इसका स्केयर आप वैसे ही लगा दें, इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6। तो लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 ओवर यहाँ पर D का स्केयर लगा दिया।
अब यहाँ पर जो आमने सामने वाली सेम चीज़ें हैं वो कैंसिल होती है। जिस तरीके से 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, ये देखें आप लोग, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो गया। और यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 4 और यहाँ पर ये 4 आएगा। ठीक है, 4 4 16 होता है ना, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास 16 होता है। तो ये बनेगा 4, चूँकि 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कंप्लीट कैंसिल हुआ, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 बनेगा। तो 4/3 - d, सिंपल सी मैथ है, आपको ये स्टेप्स तो आते ही हैं, इज़ इक्वल टू, इस तरफ ये ऊपर वाले सारे कट गए तो 1/d का स्क्वायर। अब बेसिकली ना हमने d ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसके बाद क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स पहले मैं इसको एक दफ़ा ऐसे लिख लेता हूँ, 4/3 - d का स्क्वायर, इस तरफ है 1/d का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, मैंने एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिख दिया है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना है। ये है, इस तरीके से स्क्वायर रूट लेते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, देखें 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल 3 - d आएगा। और 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, और d का जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल d आएगा। यानी जो नीचे वाले हैं ना, इनका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये तो ऐसे ही आ जाएंगे। बाकी ऊपर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट 2 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये d इस तरफ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 2d इज इक्वल टू, ये 3 - d इधर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आएगा 3 - d। यानी हमने ये उधर ले गए, 2 जो है वो d उधर चला गया, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये 3 - d इधर आकर 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर इसको दो स्टेप्स के अंदर मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2d इज इक्वल टू, यहाँ पर इस तरह करें कि ये d आप इस तरफ ले आए, इस तरफ आकर ये d क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 2d + d इज इक्वल टू 3, इस तरफ माइनस है तो उस तरफ जाकर प्लस हो गया। इसके बाद देखें 2d + d, तो ये आएगा 3d। ठीक है, 3d इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। इसके थोड़े से स्टेप रहते हैं, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, इस जगह पर कर लेता हूँ, ध्यान के साथ समझिएगा। d इज इक्वल टू, ये 3 है, वो वाला 3 उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू हमारे पास 3 1 3 होता है तो 1, और आप जानते हैं डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो लीजिए हमारे पास ये डिस्टेंस आ चुका है, यानी हमने d फाइंड करना था, और d जो है वो क्या आया, 1 मीटर आया। d क्या आया, 1 मीटर। तो इसका मतलब चार्ज Q2 से 1 मीटर हमारे पास डिस्टेंस के ऊपर वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट 1 मीटर फ्रॉम Q2। यानी ये जो d डिस्टेंस है, ये चूँकि Q2 से डिस्टेंस है, तो Q2 से 1 मीटर दूर हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अच्छा, अगर Q1 से लें तो फिर क्या होगा, देखें d जो है, चूँकि वो 1 आया ना, d की वैल्यू 1 आई है, तो 3 - 1 2, तो Q1 से 2 मीटर डिस्टेंस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और Q2 से वो फासला जो है वो 1 मीटर है जहाँ पर ये 0 फील्ड लोकेशन है, जहाँ पर कोई फील्ड मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था इसका सोल्यूशन, बड़ा ही सिंपल सा है। आप एक दो दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ये पेपर में आ सकता है, और इसकी डायग्राम जो है आपने बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल की अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, इसमें हमें कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना पड़ा, विदाउट कैलकुलेटर ही ये सॉल्व हो जाता है। और ये आपने इस तरीके से नीचे की जानिब भी सॉल्व करना है, इसके बाद ये वाले स्टेप्स करें, फिर ये वाले स्टेप जो है इसके नीचे करें, और लास्ट पे ये लाइन लिख दें, तो आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। तो इसमें वो कहता है कि अ प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, यानी प्रोटॉन का जितना वेट है उतनी ही उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सारी बात है, जब प्रोटॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी, और उसके ऊपर उतनी फोर्स लगी जितना उस प्रोटॉन का वेट है। अब कहता है व्हाट इज़ द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, तो वो जो फील्ड है जिसने फोर्स लगाई है उसके वेट के बराबर वो फील्ड की वैल्यू फाइंड कर दो। इसके बाद उसने ये दो चीज़ें दी हैं, याद रखें अगर ये एग्जाम्पल पेपर में आएगा तो यहाँ तक कि आपको स्टेटमेंट देगा, ये दो चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू उसने दी है,
और प्रोटॉन का चार्ज दिया है, तो प्रोटॉन के मास की वैल्यू और प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू ये आपको जुबानी आनी चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम गिवन डाटा के अंदर ये लिख लेते हैं, चूँकि उसने मेंशन किया कि हमारे पास प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का हमारे पास मास ऑन प्रोटॉन होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन के मास की वैल्यू भी यही होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम होती है। तो इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू आपको आनी चाहिए ज़ुबानी, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के मास की वैल्यू यही होती है, तो ये भी आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। इसके बाद चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो चार्ज को क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कोलम। तो चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर सेम होता है, और दोनों की जो वैल्यू है वो 1.6 10 की पावर -19 कोलम ही होती है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, तो उसका ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई के साथ शो करते हैं, इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो दो चीज़ें जो है वो उसने आपको पेपर में नहीं देनी, आपको प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का चार्ज जो है वो ज़ुबानी आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसने पूछी है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यूजिंग गिवन कंडीशन। अब जो कंडीशन उसने दी है ना स्टेटमेंट के अंदर, यानी हम यहाँ पे खुद से फार्मूला नहीं लगाने वाले। उसने खुद बताया है, क्या बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू वेट। देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू वेट, तो यही हम लगाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इसको शो करते हैं एफ ई से, फोर्स, और ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट, और वेट को किससे शो करते हैं, डब्ल्यू के साथ। तो ये यहाँ पर उसने खुद हमें यहाँ पर लिख के दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। स्टेटमेंट के अंदर ही आपको उसने बता दिया कि आप ये वाली कंडीशन लगाएंगे। तो यूजिंग गिवन कंडीशन, ये कंडीशन लगा दी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्यू ई होता है, फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और वेट आप जानते हैं एम जी होता है, ठीक है। तो दोनों के फार्मूला हमने लगा दिए। अब चूंकि हमने ई फाइंड करना है, तो ई को मैं इस तरफ लिखता हूँ, इज इक्वल टू एम जी, और ये वाला क्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान के साथ समझिएगा। अब क्योंकि हमारे पास फार्मूला बन चुका है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मैं बाकी क्वेश्चन इस तरफ सॉल्व कर लेता हूं बाय पुटिंग वैल्यूज पुट करते हैं। फार्मूला बन चुका है, तो यहाँ पर हम इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करने लगे हैं। E इज इक्वल टू m की वैल्यू आप ये लिखी हुई है सामने, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27। इसके बाद है जी की वैल्यू। अब जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी 9.8 वैल्यू पुट कर दें, और Q जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितनी भी ये वैल्यूज यूज़ हुई हैं सारी कांस्टेंट हैं। इलेक्ट्रॉन का मास आपको ज़ुबानी आना चाहिए, चार्ज की वैल्यू आपको ज़ुबानी आनी चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों के ऊपर 1.6 10 की पावर -19 कोलब होता है। जी की वैल्यू 9.8 आपको ज़ुबानी ही आनी चाहिए। तो इसमें कोई डाटा आपको नहीं देगा, सिंपल आपको ये इतनी लाइन लिख के देगा। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले दोनों को ना मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 1.67 और 10 की पावर। अब 10 की पावर कहाँ से लिखते हैं, ये जो EXP है ना आंसर की लेफ्ट साइड पे, ये 10 की पावर है। तो EXP प्रेस करें, 10 की पावर माइनस ये 2 और ये 7, 27। तो ये मैंने लिखा, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 9.8 के साथ। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आया 1.6366 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -26 आया, ओवर। अब नीचे वाले को एक दफ़ा वैसे ही लिख लें, 1.6 10 की पावर -19। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये चूँकि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है कैलकुलेटर में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया है, तो मैं लिखता हूँ डिवाइडेड बाय, इसको मैं डिवाइड करूँगा 1.6 10 की पावर -19। तो ये माइनस ये 1 और 9 19, तो इक्वल प्रेस करते हैं। ये हमारे पास आंसर इसने मुझे दिया 1.02 है। तो चलो 1.0 ही लिख लेते हैं, इशारिया के बाद एक नंबर ही काफ़ी। 1.02 है ना, तो 2 चूँकि 5 से छोटा, तो हम यहाँ पर 1.1 नहीं करेंगे। अगर 1.06 1.07 होता तो हम 1.1 कर देते, यानी जिसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं अगर वो 5 से छोटा तो पीछे वाले को वैसे ही रखना है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड करंट क्या होता है, न्यूटन पर कॉलम होता है। तो स्टूडेंट्स उसने हमसे फील्ड इंटेंसिटी पूछी थी, ये देखें ये फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है।
तो कितना सिंपल सा सोल्यूशन है, हमने उसी के दी हुई कंडीशन को यूज़ करके इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ पहली दो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 आपको अच्छे से क्लियर होगी। आप इनकी खुद से एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यह एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकती है, लिहाजा इसको आपने ध्यान के साथ समझना है। कहता है कि 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। हमारे पास दो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं। पैरेलल मतलब जिनकी डायरेक्शन सेम हो। अगर ये वाली प्लेट इस तरह एक्स में पड़ी है तो ये भी इस तरीके से पड़ी है, और इनके दरमियान ये जो फासला है ये 1 सेंटीमीटर है। तो हमें उसने दिया है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। गिवन डाटा की हेडिंग दे लेते हैं, जो हमें उसने एक वैल्यू दी है उसको हम लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को आप डेल्टा डी के साथ भी शो कर सकते हैं, डेल्टा आर के साथ भी शो कर सकते हैं। ठीक है, डी और आर दोनों यूज़ होते हैं, और ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.0 है या 1 है, इस तरह लिख ले। अब इसके बाद देखिएगा कि डेल्टा डी इज इक्वल टू, जो सेंटी है ये होता है 10 की पावर -2। प्रीफिक्सेस आपको आने चाहिए, ये यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर सेंटी की वैल्यू पुट कर दें, 1 को चाहे ना लिखें, 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पर ये सेंटी की वैल्यू पुट कर दी 10 की पावर -2 मीटर। तो 1.0 के साथ 1 के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ वैसे ही रहेगी। अब कहता है कि दीज आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। अब हमने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और बैटरी जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। तो यहाँ पर उसने हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी है 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी के साथ शो करते हैं, और ये है 12 वोल्ट। अब पता है क्या होगा, देखें आप जानते हैं कि बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेट करें ऊपर वाली प्लेट को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नीचे वाली प्लेट को अगर हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, अपोजिटली चार्ज्ड हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। तो पॉजिटिव से इस तरीके से नेगेटिव की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो प्लेट्स के दरमियान जनरेट हो जाएगी। और इस लास्ट सेंटेंस के अंदर वो यही पूछता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन देम। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इंटेंसिटी बतानी है, इसकी स्ट्रेंथ बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, ये कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप जानते हैं इसको ई के साथ शो करते हैं, और ये हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन की हेडिंग दे लें, यूजिंग इक्वेशन। अब आप जानते हैं यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर होता है। डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, या डेल्टा डी भी लगा सकते हैं, मैंने बताया डी और आर दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया, हालांकि फार्मूला के अंदर माइनस आता है, क्योंकि उसने हमसे मैग्नीट्यूड पूछी है, सिर्फ उसने वैल्यू पूछी है। माइनस साइन डायरेक्शन बताता है, वो हमने नहीं बतानी। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है, सिर्फ वैल्यू ही बतानी है, तो लिहाजा फार्मूला लगा दिया। अब फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़, इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ, बाय पुटिंग वैल्यूज़। अब देखिएगा E इज़ इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी हमारे पास 12 है तो इसकी वैल्यू लगा दी, ओवर, और डेल्टा डी हमारे पास है 10 की पावर -2। अब यहाँ पर इस तरह करें कि ये जो 10 की पावर -2 नीचे है इसको ऊपर ले जाएं। ये 12 वैसे लिख लें, 10 की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर +2 बन जाएगा, पावर प्लस हो जाती है। अब आप जानते हैं 10 की पावर +2 ये 100 होता है, 10 की पावर स्क्वायर है तो ये हमारे पास 100 आएगा। तो जब हम 12 को 10 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 10 की पावर 2 की 2 ज़ीरो यहाँ पर लग जाएंगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब इसका यूनिट क्या होगा, देखें ऊपर जो है वो हमारे पास वोल्ट है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका वोल्ट होता है, और नीचे हमारे पास डिस्टेंस है D, तो इसका मीटर होता है, तो नीचे है तो ये m की पावर -1 आएगा। तो इस तरीके से हम इन्हें फाइंड कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये था सिंपल सा एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको ज़रूर एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, आपके पल्ले कुछ पड़ रहा है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, ध्यान के साथ ये भी समझिएगा। कहता है
टू हॉरिजेंटल पैरेलल प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। बिल्कुल यही है, ये हमारे पास दो हॉरिजेंटल प्लेट्स हैं, ठीक है, पैरेलल भी हैं, यानी दोनों एक्स एक्स में पड़े हुए हैं, और दोनों के साथ हमने बैटरी लगाई 12 वोल्ट की। तो बैटरी लगाएंगे तो एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगी। सेम केस है। तो इसने देखें गिवन डाटा की मैंने हेडिंग दे ली, तो पहले सेंटेंस का उसने बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 12 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी के साथ शो करते हैं, और ये हमारे पास है 12 वोल्ट। अब इसके बाद स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट। ये जो नेगेटिव प्लेट है ना, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। देखें ये इलेक्ट्रॉन है, इसको रिलीज किया। डिटरमिन इट्स वेलोसिटी एट इट रीचेज द पॉजिटिव प्लेट। अब देखें इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेस्ट के अंदर रुका हुआ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता ये आपने समझना है, क्योंकि नीचे नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगी, ऊपर पॉजिटिव है इसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो भाई साहब है ना इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। तो बोलता है जब ये पॉजिटिव प्लेट पर पहुंच जाएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो आप फाइंड करके दो, ये उसने पूछा हुआ है। डिटरमिन इट्स वेलोसिटी, यानी आपने डिटरमिन करनी है, फाइंड करनी है इट्स वेलोसिटी एज इट रीचेज द पॉजिटिव प्लेट, जब ये पॉजिटिव प्लेट तक पहुंच जाएगा। आगे उसने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका चार्ज दिया हुआ है। ये आपको जब स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर आएगी तो आपको यहाँ तक वो स्टेटमेंट देगा, आपको इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये दोनों आपको जुबानी आने चाहिए। इससे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन यूज़ कर चुके हैं, वो भी आपको जुबानी आनी चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है, और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर या प्रोटॉन के ऊपर सेम होता है, जिसकी वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 कूलम। यानी चार्ज की वैल्यू, चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है, जबकि प्रोटॉन का मास 1.6 × 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। तो ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। अब चूंकि उसने पूछा है डिटरमिन इट्स वेलोसिटी, तो टू फाइंड की हेडिंग देते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम सिंपल वी के साथ शो करते हैं, इसका सिंबल आप जानते हैं। हमने फाइंड करनी है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखें बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, लेकिन अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। कैसे? क्योंकि इसको नेगेटिव रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव की तरफ जैसे जैसे जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन potential energy is equal to gain in kinetic energy, gain in काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी में कब लॉस होता है कब गेन होता है, तो ये आपको मैं समझा दूँ। अगर हमारे पास यहाँ पर जो पार्टिकल है वो खुद से मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, और अगर हम मूव करवाएंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। अब देखें ये ऊपर हम नहीं मूव करवा रहे, खुद जा रहा है, चूँकि इसको यहाँ पर नेगेटिव रिपेल कर रही, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रही है, तो ऊपर ये खुद ब खुद जाएगा, तो इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है। लेकिन लेट करें अगर इसको हम ऊपर से नीचे लाते तो ऊपर से नीचे खुद नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे रिपेल कर रहा है, तो तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बिल्कुल जैसे मेरे पास बोर्ड मार्कर नहीं है, ऊपर खुद नहीं जाएगा, ठीक है, ऊपर खुद नहीं जाएगा, तो मुझे इसको मूव करवाना पड़ेगा। तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के वर्क करके मूव करवा रहा हूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन अगर इसको मैं छोड़ूंगा नीचे ये खुद जाएगा, नीचे ये खुद जाएगा, तो अगर खुद से मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और हम मूव करवाएंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पर यही है, चार्ज अगर खुद से मूव करे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है। अब देखें ऊपर ये खुद जा रहा है, ठीक है, चूँकि नेगेटिव रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऊपर ये खुद जाएगा, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई और काइनेटिक एनर्जी में गेन हुई है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी जितनी कम होगी दूसरी उतनी बढ़ जाएगी, तो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, जो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी उसका फार्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये वो पोटेंशियल एनर्जी mgh वाली नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी जो चार्ज की होती है उसका फार्मूला क्या होता है, चार्ज और मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर 1/2 mv² होता है। तो ये हमारे पास बन गया फार्मूला। अब हमने चूंकि वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम इस फार्मूला में से वेलोसिटी को थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, यानी जिसको फाइंड करना होता है ना उसको एक साइड पे करते हैं और बाकी सारे दूसरी साइड पे। तो इसको देखिएगा, ये 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और साथ क्यू भी वैसे ही लगा दें, और ये जो m है ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 इस तरफ से उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, m इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, और यहाँ पर आया ये हमारे पास v²। अब इसका जो बाकी स्टेप्स है मैं यहाँ पर साइड पे करता हूँ, ऊपर आप इसको नीचे ही लेके चलिएगा।
तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, मैं इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है, एक दफ़ा दोबारा लिख लेता हूँ। और वी स्क्वेयर हमारे पास क्या आया, 2q डेल्टा वी ओवर एम। तो मैंने इसको तरतीब सही लगा लिया, दोनों साइडें इक्वल हैं तो इस साइडों को चेंज कर सकते हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और लास्ट फिर हम वेलोसिटी का स्केयर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, स्केयर रूट ले लेंगे। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़, तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, इसके बाद है q, और q की वैल्यू ये लिखी हुई है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, और डेल्टा वी हमारे पास है 12 ओवर मैस, और मैस की वैल्यू हमारे पास ये है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये जो है ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 2 24 होता है। तो एक दफ़ा मैं लिखता हूँ 1.6 और साथ है 10 की पावर ये माइनस और ये 1919, इसको लिखा, और इसको ज़रब दे देता हूँ 24 के साथ, 24 के साथ क्यों, चूँकि 12 ज़रब 2 24 होता, तो मैंने इसको 24 के साथ ज़रब दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 आया है। कैलकुलेटर से इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आएगा। और नीचे वाला सिंपल है, उसको वैसे ही लिख लेते हैं, 9.1 10 की पावर -31। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। अब चूंकि ये मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है, तो मैं जस्ट ये आंसर लिखा हुआ, तो आंसर डिवाइडेड बाय ये है 9.1 और साथ है 10 की पावर -31। 10 की पावर के लिए आप ये EXP वाला बटन प्रेस करते हैं और ये माइनस और ये 3 1 31। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आया है 4.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12। अब क्योंकि हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप जानते हैं हम अंडर रूट लेते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम एक दफ़ा इसको वैसे ही नीचे उतार लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12। मैंने इसको वैसे ही नीचे एक दफ़ा उतार लिया। इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी जो हमने यहाँ पर लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा ये, तो वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू, अब चूंकि ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट, और ये आंसर जो कि मैंने यहाँ पर दोनों को डिवाइड करके लेके आया था, तो इनको डिवाइड करने से मेरे पास जो कैलकुलेटर पर आंसर आया है मैं उसको लिखने लगा हूँ। अच्छा, ये आंसर जो है ना, ये है 2054210.4। वेलोसिटी काउंट होता है मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, हम इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, मतलब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो आपका इशारिया है वो पहले नॉन जीरो हिस्से के बाद और बाकी 10 की पावर में ले जाएं, ये आपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा है। तो v इज इक्वल टू, अब देखिए इशारिया है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ ये इशारा यहाँ से ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यहाँ से ये 2.05 हो जाए, 2.05। इशारे के बाद चलें 2 नंबर ले लें, तो कितने इनसे पीछे आया, 1 2 3 4 5 6 पीछे आया ना, तो 10 की पावर 6 होगा और 7 मीटर पर सेकंड लगा, तो ये आंसर है। आप इसको 2.1 भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से भी ठीक है। अगर इसको आपने इशारे के बाद एक हिस्सा लेना है, एक डिजिट लेना है, तो 2.1 लिख लें। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उसने बोला था वेलोसिटी फाइंड करो, तो मैंने आपको वेलोसिटी फाइंड करके दे दी, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करवाया है। आप भी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको इसके कंप्लीट 2 मार्क्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे, एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आ रही होंगी। ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो और इजी भी बहुत है। आइए इसको समझते हैं। अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल है और उसके पास जो चार्ज है उसकी वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन दी गई है। गिवन डाटा के अंदर हम लिख लेते हैं कि उसने हमें चार्ज को शो करते हैं क्यू के साथ, ये कितना दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। फॉल्स थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, और ये जो हमारे पास चार्ज है ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है, 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसकी वैल्यू उसने हमें दी है 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम इससे पहले भी न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स में शो करके आए हैं, डेल्टा वी होता है और ये है 3.0 वोल्ट, या सिंपल आप इसको 3 वोल्ट ही लिख लें।
अब इसके बाद वो कहता है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट। तो आपने उस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो फाइंड करनी है। तो हमने लिख लेते हैं टू फाइंड की हेडिंग देते हैं, और चूँकि एनर्जी हमने फाइंड करनी है और चूँकि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। आप जानते हैं मोशन की वजह से किसी भी पार्टिकल के पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी का ही नाम देते हैं। तो लिहाजा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो एग्जाम्पल है आपका टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, वहाँ से ली गई है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है किसी भी चार्ज पार्टिकल की, वो इक्वल होती है दो चीज़ों का प्रोडक्ट, एक चार्ज और एक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी चार्ज को अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करें तो ये चार्ज की एनर्जी बनती है, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, जो कि हमने एनर्जी ही फाइंड करनी है। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़ पुट करते हैं और एनर्जी को फाइंड करते हैं। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी यानी हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, Q जो है वो 2E है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखें। और डेल्टा V जो है ये 3 वोल्ट है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया इसको। तो आखिरकार आप जानते हैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होता है 6, और ये E फॉर इलेक्ट्रॉन, V फॉर वोल्ट। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एनर्जी का जो SI यूनिट है वो हमारे पास जाउल होता है। तो अब हम यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको जाउल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर स्टेप समझा देता हूँ। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6 वैसे ही लिख लें। अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाना हो, तो आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस कन्वर्जन को ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दे और आपने जाउल के अंदर ले जानी हो, तो आप वो जो वैल्यू है उसको 1.6 10 की पावर -19 के साथ मल्टीप्लाई करके ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1.6 10 की पावर -19, ये मैंने लिखा। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ सिंपल, ये 6 के साथ, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 9.6, ठीक है। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जाउल। तो आप यहाँ पर इन सब को मल्टीप्लाई मत करें, सिर्फ 6 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 6 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 आएगा। 10 की पावर -19 को आप वैसे ही लिख लें जिस तरह ऊपर था। तो ये देखें कितना छोटा सा न्यूमेरिकल है, जस्ट 2 से 3 स्टेप्स हैं। तो ये शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी ये आ सकता है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे ये शॉर्ट में आएगा चाहे ये लॉन्ग में आया। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 6 की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और आप इसको अब ईजिली सॉल्व कर लेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो कहता है अ कॉपर वायर, हमारे पास एक कॉपर की इस तरीके से वायर है, हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, और उसका जो एरिया है वो दिया गया है। एरिया बोलते हैं मोटाई को। अगर तार मोटी हो तो उसका एरिया ज़्यादा होता है, तार पतली हो तो उसका एरिया कम होता है। तो ये हमारे पास कॉपर की तार है, इसका एरिया दिया गया है। गिवन डाटा के अंदर हम वैल्यूज़ को साथ साथ लिखते जाते हैं। उसने कहा क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख लेते हैं। ए से शो करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू और यूनिट दिया गया है। एंड कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर, और इस वायर के अंदर करंट भी फ्लो कर रहा है और करंट जो है उसकी वैल्यू उसने दी हुई है। करंट को आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और करंट की वैल्यू हमारे पास 3 एम्पेयर है। इसके बाद कहता है इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस। तो अब उसने दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये स्टेटमेंट के अंदर ही चीज़ लिखी हुई है, लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको एक ही लाइन में लिखिएगा, मैंने ये से लिखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको n के साथ ही शो करने हैं, और ये हमारे पास है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 28, 10 की पावर 28, जो कि पर यूनिट वॉल्यूम है तो पर मीटर क्यूब भी आएगा। इसके बाद स्टेटमेंट में वो हमसे पूछता है कि कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। अब जारी बात है उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, करंट है। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना। तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो उसने पूछा है कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो टू फाइंड की हेडिंग देते हैं, उसी के वर्ड्स को रिपीट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम v के साथ शो करेंगे। चूँकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी का सिंबल v होता है, ये हमने फाइंड करनी है, लिहाजा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, करंट थ्रो कंडक्टर का फार्मूला आप जानते हैं, हमारे पास करंट थ्रो कंडक्टर का फार्मूला आपने ड्राइव किया हुआ है टॉपिक नंबर 9.11 में। जो आपका 9.11 नंबर टॉपिक है उसमें आप करंट थ्रो कंडक्टर का फार्मूला ड्राइव करते हैं और लास्ट पे इसका फार्मूला लिखा भी हुआ है। फार्मूला क्या होता है? NaVq। ठीक है, ये हमारे पास करंट का फार्मूला है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला तो हमने लिख लिया, फार्मूला आपको आना चाहिए 9.11 टॉपिक के अंदर, इसको आप ड्राइव भी करते हैं। अब चूंकि हमने v फाइंड करना है तो हम पहले v को सेपरेट करते हैं, यानी जो हमने फाइंड करना होता है ना उसको पहले हम सेपरेट करते हैं एक साइड पे और बाकी सारे दूसरी साइड पे, तो उसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं। तो इस v को आप इधर रख लें चूंकि हमने फाइंड करना है। i आप ऐसे ही लिखें। अब इस v के साथ तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, n, a और q, और जब इनको दूसरी तरफ लेके जाएंगे दूसरी तरफ ये जाकर नीचे चली जाएंगी, यानी कि डिवाइड हो जाएंगी। और अब मैं इसको यहाँ पर इस तरफ सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आप इसको देखिएगा, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ फार्मूला को एक दफ़ा। फार्मूला हमारे पास बना v इज़ इक्वल टू, यानी वेलोसिटी जो है वो इक्वल आएगी I ओवर NaQ। तो मैंने फार्मूला को रीअरेंज कर लिया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़ पुट करने से हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे और फिर हमारे पास आंसर भी आ जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगी। तो v इज़ इक्वल टू आई, करंट की वैल्यू हमारे पास 3 है तो मैं 3 लिख देता हूँ, ओवर n जो है वो हमें दिया गया है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 28, और उसके बाद एरिया है, एरिया हमें दिया गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, देन q है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू आपको जुबानी आनी चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन का मैस, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, प्रोटॉन का मैस, प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू, ये आपको जुबानी आनी चाहिए, बार बार यूज़ होती हैं, कांस्टेंट है। तो चार्ज की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 होती है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू की मैग्नीट्यूड यही होती है। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो नीचे वाले तीनों है ना इनको मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाले तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो देखिएगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ 8.5 और 10 की पावर, ये 10 की पावर आपको पता है EXP, आंसर की लेफ्ट साइड वाला बटन EXP 28, ये 28 लिख दिया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 और फिर 10 की पावर साथ 6 है, तो ये 10 की पावर ये 6 मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ये वाला 1.6 और ये फिर 10 की पावर क्या है, ये माइनस और 19 यानी 19। तो तीनों को मल्टीप्लाई किया, तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो कैलकुलेटर पर आंसर आया है उसको मैं लिखने लगा हूँ। ये मेरे पास आया है 2.72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16, यानी कि 2.72 ज़रब 10 की पावर 16। अब चूंकि ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ, तो मैं क्या करता हूँ 3 डिवाइडेड बाय आंसर। ठीक है, आंसर क्या मतलब, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो नीचे आंसर आया था, तो इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आखिरकार वेलोसिटी आ गई है। अच्छा, ये आई है 1.10 है, तो चलिए 1.1 लिख लें, और इसके बाद है 10 की पावर -16, और वेलोसिटी का यूनिट आप जानते हैं मीटर पर सेकंड होता है। तो लीजिए ये हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप विद कैलकुलेटर इसको सॉल्व करके दे दिया है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, कैलकुलेटर से आंसर खुद लेके आएँ। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैलकुलेटर को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, जब पेपर में जब वो न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल करने बैठते हैं तो वहाँ पर उनसे सही आंसर नहीं आ रहा होता। तो आपको प्रॉपर कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करने की, खुद से आंसर लाने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को भी इस तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा। कहता है 0.75 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू एन आयरन वायर। हमारे पास एक लोहे की वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसने करंट की वैल्यू दी है। स्टूडेंट्स, हम गिवन डाटा की हेडिंग देते हैं और जो वो हमें डाटा यानी वैल्यूज़ देगा उसको हम साथ साथ मेंशन करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले ही उसने करंट की वैल्यू दे दी कि 0.75 एम्पेयर करंट। तो करंट जो है उसको हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.75 7 एम्पेयर लगा दे, और ये फ्लो कर रहा है इन एन आयरन वायर व्हेन अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड्स। अब सारी बात है, बैटरी कनेक्ट करेंगे वायर के साथ तो तभी करंट फ्लो करेगा। तो जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसने दिया है 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पर V के साथ शो करते हैं, ये इसका सिंबल है।
और इसकी वैल्यू है 1.5 वोल्ट, ठीक है, 1.5 वोल्ट। इसके बाद कहता है ये जो वायर है आयरन की, द लेंथ ऑफ वायर इज़ 5 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ दिस। तो ये जो वायर है इसकी लेंथ भी उसने दी है और इसका एरिया भी दिया है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। यानी जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, जिस वायर के साथ बैटरी लगी हुई है, उस वायर की कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी और उसका एरिया भी होगा। तो लेंथ ऑफ वायर उसने दी है 5 मीटर। देखें, लेंथ ऑफ द वायर इज़ 5 मीटर। तो लेंथ को हम शो करते हैं कैपिटल एल के साथ और ये हमारे पास 5 मीटर है, 5.0 है, 5 लिख लें। एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, और एरिया ऑफ वायर जो है इसको हम कैपिटल ए के साथ शो करते हैं। ये हमारे पास है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इसके दो सेंटेंस पढ़े हैं एग्जाम्पल के। पहले सेंटेंस के अंदर भी उसने दो वैल्यूज़ दी हैं, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ दी हैं। सेकंड सेंटेंस में उसने वायर की लेंथ और एरिया दिया, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब लास्ट सेंटेंस के अंदर वो हमसे पूछता है कि कंप्यूट द रेजिस्टिविटी ऑफ द आयरन, यानी हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, रेजिस्टिविटी ऑफ द आयरन वायर, ये हमने फाइंड करनी है। तो टू फाइंड रेजिस्टिविटी हमने फाइंड करनी है। रेजिस्टिविटी का सिंबल आप जानते हैं, इस तरीके से रो होता है, इसको रो पढ़ते हैं और ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन की हेडिंग देते हैं। तो अब आपने इसको बड़ी ही ध्यान के साथ समझना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, फार्मूला लिखने लगा हूँ। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं यूजिंग द रिलेशन, यानी ये भी लिख सकते हैं, वी नो दैट भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ना, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला जब आप ड्राइव करते हैं तो वहाँ पर आप यही लिखते हैं कि इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन, एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन। तो जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे और यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, तो ज़ाहिर बात है इक्वल लगाने से कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट ही रेजिस्टिविटी होता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम इस फार्मूला में से रेजिस्टिविटी को सेपरेट करेंगे। कैसे? देखो, ये एरिया जो है ना उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा आर इंटू ए, यानी ये एरिया इधर डिवाइड हो रहा है ना, उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लेंथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगी। तो लेंथ जो है उसको कर दिया डिवाइड। अब इस तरफ सिर्फ रो रह गया, यानी इस तरफ ए और एल था, उधर चले गए, उल्ट हो गए, इस तरफ रो रह गया। तो इसको इस तरफ के बजाय मैं उधर ही लिख लेता हूँ। ये देखें, ऐसे करके लिख लिया। तो मतलब रो को पता है हमने सेपरेट क्यों किया, मैं आपको समझा चुका हूँ। जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है उसको एक साइड पे होना चाहिए और बाकी सारी क्वांटिटीज़ को दूसरी साइड पे होना चाहिए। अब यहाँ पर एक मसला ये है, हमारे पास ए और एल तो है लेकिन आर नहीं है, ठीक है, आर हमें उसने नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर हम आर की जगह पे उसका फार्मूला पुट करेंगे। अभी आर का फार्मूला क्या है, चलो इसको मैं यहाँ पर ऊपर सॉल्व करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। देखें, ओहम्स लॉ तो आप जानते ही हैं। ओहम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आर क्या होगा, V ओवर आई, यानी आर हमारे पास होगा V ओवर आई। चूँकि यहाँ पर ओहम्स लॉ में से हमने आर को सेपरेट कर लिया, तो मैंने बता दिया आर होगा V ओवर आई। तो मैं क्या करता हूँ, इस आर की जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट कर देता हूँ V ओवर आई। तो फिर हमारे पास ये वाला फार्मूला क्या बनेगा, अगर इसमें हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा रो, यानी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर की जगह में पुट कर दें V ओवर आई। ये देखें, V ओवर आई जो है आर, और A ओवर एल पहले ही मौजूद है, तो A ओवर एल भी यहाँ पर साथ लिख लेते हैं। तो ये देखें, आर ए ओवर एल था, ए ओवर एल वैसे ही आ गया, आर की जगह पे उसकी आपने ओहम्स लॉ से वैल्यू पुट कर दी, यानी उसका फार्मूला पुट कर दिया V ओवर आई। अब हमारे पास ये ऐसा फार्मूला है जिसमें हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ये चार वैल्यूज़ दी हैं, यहाँ पर भी ये चार क्वांटिटीज़ है, यही वाली क्वांटिटीज़ है। तो इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और आंसर लेकर आते हैं। लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज़, यानी अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर उसको कैलकुलेटर से ईजीली सॉल्व कर लेंगे। मैं आपके सामने सॉल्व भी करके दूंगा। तो रो इज़ इक्वल टू वी, तो वी की वैल्यू ये देखें हमारे पास है 1.5 है, तो लिख लेते हैं 1.5। उसके बाद है एरिया, एरिया हमारे पास है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, ठीक है। और ओवर हमारे पास करंट है, तो करंट हमारे पास है 0.75 लिख लिया, और लेंथ हमारे पास है 5 मीटर, तो इसको लिख लिया 5। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। बस आपने कुछ नहीं करना, 1.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 2.5 से, ठीक है। 1.5 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से, तो ये आएगा 3.75 लिख लें, और ये जो 10 की पावर -7 है इसको साथ वैसे ही लिख लें, ठीक है।
और ओवर, अब यहाँ पर आप इस तरह करें कि 5 और 0.75 को मल्टीप्लाई कर दें। तो चले करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो ये हमारे पास आएगा 3.75, ठीक है, 3.75 आया। तो अब यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। देखें, ये 3.75 और 3.75 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है, जिस तरह 5/5 1 होता है। तो इस तरीके से ये कट जाएंगे और ये 7 10 की पावर -7 आप वैसे ही लिख लें। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का आंसर आ चुका है। अब आप जानते हैं कि रेजिस्टिविटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, ओहम मीटर। तो जब आप आंसर लिखें तो आंसर के साथ यूनिट ज़रूर लिखें। अगर आप आंसर के साथ वैल्यू के साथ यूनिट नहीं लगाएंगे तो फिर आपका एक नंबर जो है वो कट सकता है। इस तरह जब आप डाटा लिखें तो डाटा के अंदर भी आपने प्रॉपर यूनिट्स लगाने होते हैं। हाँ, जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो फिर आपको यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फाइनल रिजल्ट में और गिवन डाटा में आपने यूनिट ज़रूर लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये कितना ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, एग्जाम्पल थी, मैंने आपको यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दे दिया। उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आ गई होगी। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसको भी आपने बड़ी ही ध्यान के साथ समझना है। तो स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है कि अ प्लाटिनियम वायर, अब हमारे पास एक प्लाटिनियम की वायर है। प्लाटिनियम भी मेटल है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास आयरन वायर थी, इसमें हमारे पास क्या है, प्लाटिनियम वायर है। हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री। तो उस वायर की जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री पे 10 ओम है। तो हम यहाँ पर गिवन डाटा की हेडिंग देते हैं रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, यानी बोला उसने कि 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम है। तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, यहाँ पर छोटा सा 0 लगाएंगे, ये है हमारे पास 10 ओम। इसके बाद कहता है एंड 20 ओम एट 193 डिग्री। अब आप जानते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो 0 डिग्री के ऊपर रेजिस्टेंस 10 ओम थी और 193 डिग्री के ऊपर रेजिस्टेंस 20 ओम है। तो हम लिखते हैं रेजिस्टेंस है टी डिग्री, यानी जब हमें टेम्परेचर बढ़ाया तो इसको शो करते हैं आर टी से, और ये हमारे पास है 20 ओम। और टेम्परेचर कितना बढ़ाया, टेम्परेचर क्या है, 193 डिग्री है। तो उसको लिख लेता हूँ 193 यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने यहाँ पर लिखा टेम्परेचर है टी डिग्री, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ाया, और हमने कितना बढ़ाया है, 193 ही इंक्रीज़ किया है। तो मतलब टी जो है वो 193 को शो कर रहा है और इस पे रेजिस्टेंस क्या है, 20 ओम है। अच्छा, ये था पहला सेंटेंस, इसमें जो हमें डाटा मिला हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। अब हमसे वो पूछता ये है कि फाइंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनियम। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमने फाइंड करना है। अब आप जानते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट का सिंबल अल्फा होता है, ये हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यूजिंग द रिलेशन। आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का हमारे पास रिलेशन या फार्मूला आता है, अल्फा से शो करते ही होता है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट, और साथ यहाँ पर टी आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज का याद होना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे फार्मूलाज आते होंगे अगर आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब चूँकि हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, अल्फ़ा पहले ही एक साइड पे है, तो लिहाजा इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज़, यानी हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। अच्छा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर टी हमारे पास क्या है, 20 ओम है, ठीक है। बाद वाला यानी बाद वाली रेजिस्टेंस माइनस आर नॉट का मतलब जो पहले रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास 10 है, ओवर पहले वाली रेजिस्टेंस फिर 10 है, ये आर नॉट है। और टी जो है जितना टेम्परेचर बढ़ाया, और कितना टेम्परेचर बढ़ाया, 193। टी कितना है, 193 है, तो 193 ही पुट कर दें। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसके थोड़े से स्टेप्स रहते हैं, इस तरफ सॉल्व करने लगा हूँ इसको। तो ये आएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20। यहाँ पर आपने यूनिट नहीं पुट करना, जब आप वैल्यू पुट करते हैं फिर आपने यूनिट नहीं पुट करना। यूनिट आपने गिवन डाटा में लिखने हैं, मेंशन करने हैं, और लास्ट पे जब आंसर आएगा फाइनल तो उसके अंदर भी यूनिट लिखना होता है वैल्यू के साथ। तो 20 माइनस 10, ये 10 आएगा, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो भाई 10 ही आएगा, और नीचे ये 10 है और साथ है 193। अब देखें, इस 10 से इस 10 को आप कैंसिल कर दें, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ऊपर 1 रह गया, नीचे 193 रह गया, 193 रह गया। अब आपने 1 डिवाइडेड बाय 193 करना है, तो करते हैं जी। ये देखें, 1 तकसीम यानी डिवाइडेड बाय 193, तो ये आता है 5.18, ठीक है, 5.18। तो चलो 5.2 लिख लेता हूँ, 8 है ना, इसको एक इंक्रीज़ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ कर लिया। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब आप जानते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूनिट क्या होता है, पर केल्विन होता है। तो आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूनिट ज़ुबानी आना चाहिए। इसका यूनिट आमतौर पे एमसीक्यूज़ में भी कई दफ़ा पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूनिट क्या होता है। तो इस तरीके से आप पर केल्विन याद रख लें। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये सॉल्व हो गया है। उसने टेम्परेचर कोएफिशिएंट पूछा था,
मैंने आपको इसकी वैल्यू निकाल के दे दी है और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 अच्छे समझ आ गई होगी। दोनों एग्जाम्पल्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस में इनके चांसेस हैं, तो आप इनकी ज़रूर एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 की स्टेटमेंट के अंदर वो लिखता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इन ओपन सर्किट इज 2.2 वोल्ट। अब आप जानते हैं जब सर्किट ओपन होगा तब जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम EMF का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये उसने हमें EMF की वैल्यू दी है और EMF को आप सिंपल E के साथ शो करते हैं और हमारे पास वैल्यू क्या है 2.2 वोल्ट। अब देखें जो वो डाटा देगा हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, गिवन डाटा की हेडिंग मैंने ऑलरेडी दी हुई है। तो सबसे पहले उसने हमें 2.2 वोल्ट EMF दी है। अब कहता है व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5.0 ओम। अब उसने यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दे दी है, रेजिस्टेंस ऑफ 5.0 ओम। तो रेजिस्टेंस को हम R के साथ शो करते हैं और इसकी वैल्यू है 5 ओम, तो इसको मैंने लिख लिया। इसके बाद कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू 1.8 वोल्ट। अब जब सर्किट क्लोज है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास ने दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस को आप V के साथ शो करते हैं, ये हमारे पास है 1.8 वोल्ट। स्टूडेंट्स EMF का यूनिट भी वोल्ट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट होता है, तो लिहाजा मैंने यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ को लिख दिया। अब इसके बाद लास्ट सेंटेंस के अंदर वो हमसे दो चीज़ें पूछता है। पहले कहता है कैलकुलेट द करंट, तो मैंने हेडिंग दे ली है टू फाइंड की, हमने करंट फाइंड करना है। कैलकुलेट द करंट, तो करंट को हम यहाँ पर I के साथ शो करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। इसके बाद कहता है एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की भी हेडिंग यहाँ पर मैंने लिख लिया है, इसको हम स्मॉल r के साथ शो करते हैं और ये हमने फाइंड करनी है। सिंपल जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R और जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम स्मॉल r के साथ शो करते हैं। ये अपने टॉपिक्स के अंदर पड़ा हुआ है। आइए अब हम बारी बारी इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले हम करंट को सॉल्व करते हैं और करंट को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग दे ली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज़ इक्वल टू IR। अब आप यहाँ पर I को सेपरेट कर लें तो I क्या होगा, I इज़ इक्वल टू V ओवर R। ठीक है, R इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा ना। और तो यहाँ पर आपने क्या किया, करंट को सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पर ये कैलकुलेटर है और वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलें इसको मैं यहाँ पर अब ऊपर सॉल्व करता हूँ, आप इसको नीचे ही लेके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर बाय पुटिंग वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज़, क्योंकि फार्मूला हमने करंट का बना लिया है, लिख लिया है, बड़ा ही सिंपल था। और इसमें वैल्यूज़ पुट करके हम इसको बड़े ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। I इज़ इक्वल टू I करंट इज़ इक्वल टू यहाँ पर V जो हमारे पास है ये है 1.8 वोल्ट, यहाँ पर लिख लिया, ओवर R हमारे पास है 5, तो यहाँ पर इसकी लिख लिया। अब यहाँ पर लिखते हैं करंट इज़ इक्वल टू, बस इन दोनों को आपने सिंपल डिवाइड करना है, 1.8 डिवाइडेड बाय 5। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.36। और आप जानते हैं करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, 7 एम्पेयर लगा ले लीजिए। हमारे पास करंट जो है वो फाइंड हो चुका है। ओम्स लॉ को यूज़ करके हमने करंट फाइंड कर लिया। इसके बाद उसने पूछा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे EMF का, यूजिंग द रिलेशन जो है ये आप याद रख लें, फार्मूलाज आपको आने चाहिए। फार्मूला क्या है कि हमारे पास EMF जो है वो इक्वल होती है V प्लस IR। ठीक है, V प्लस IR, तो ये हमारे पास है फार्मूला। अब क्योंकि हमने तो R फाइंड करना है, तो जिसको फाइंड करना है उसको पहले हम सेपरेट करेंगे। तो आइए इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। E मैंने वैसे लिख लिया है, ये V इस तरफ प्लस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा V, और फिर इस तरफ सिंपल IR रह जाएगा। अब यहाँ पर आप R को लिख लें, ये I भी उधर ले जाएं, तो E माइनस V यहाँ पर देखें, और करंट तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे लिख लिया। और इसको अब तरतीब से लिख लें, यानी हमारे पास R किसके इक्वल आया है, E माइनस V ओवर I। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, इसको मैं फिर यहाँ पर ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, दरमियान में लाइन लगा रहा हूँ, आप इसको नीचे ही लेके जाइएगा पेपर के अंदर। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज़, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। उसके बाद हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे और हम यहाँ पर इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फाइंड कर लेंगे। तो R इज़ इक्वल टू E की वैल्यू वो सबसे पहले लिखी हुई है 2.2 हमारे पास है, माइनस वोल्टेज, और वोल्टेज हमारे पास 1.8 है,
और ओवर करंट है। और देखें करंट जो है उसकी वैल्यू वहाँ पर तो नहीं दी हुई, लेकिन अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो यही वैल्यू को पुट करेंगे। करंट जो है ये लिखा हुआ है 0.36 है। और R इज इक्वल टू, अब आप इस तरह करें कि 2.2 में से माइनस कर दें 1.8, तो ये हमारे पास आएगा 0.4 आएगा। सिंपल है, ठीक है। 0.4, 2.2 में से 1.8 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.4, और नीचे हमारे पास है 0.36। अब आप 0.4 और तकसीम कर दें 0.36, तो जी ये हमारे पास आएगा 1.1111। तो कोई मसला नहीं है, हम लिख लेते हैं 1.11 लिख लेते हैं। इशारे के बाद आप एक नंबर ले लें, एक नंबर ही लेना है। और रेजिस्टेंस करंट हमारे पास चूँकि ओहम होता है, तो लिहाजा इस करंट हम ओहम ही लिखेंगे। तो लीजिए, ये हमारे पास था एग्जाम्पल नंबर 10, जिसको हमने सॉल्व किया। कितनी सिंपल थी। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 11, वो भी एक डायग्राम वाली एग्जाम्पल है। और डायग्राम वाली एग्जाम्पल्स जो है या न्यूमेरिकल जो है वो पेपर में नहीं आता, तो लिहाजा उसके ऊपर हमें टाइम ज़ाया करने का, मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है, तो उसको रहने देते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 9 की एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आप इनको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, खुद एक दफ़ा इनको अच्छे से कैलकुलेटर के साथ इनका आंसर लेके आएँ, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और अगर इनमें से पेपर में कोई आए तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर लें। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल जो है वो न्यूमेरिकल्स के साथ साथ पेपर में आती है, शॉर्ट में भी आती है, लॉन्ग में भी आती है। तो आपने इनको ज़रूर जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और चैप्टर नंबर 9 के अगर न्यूमेरिकल्स समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर ये वीडियो आ रही है, इस पर क्लिक करें और आप चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स भी समझ सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।